हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट के लिए हमारा यह प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हमारा 1 है। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरीके के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बाल विकास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने बाल विकास के टॉप क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करा दिया है। 2011 से लेकर 2021 तक के यानी 10 ईयर्स के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक, तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके चलना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा फालतू की एक्स्ट्रा कोई बात नहीं की जाती है, तो आप इनको अच्छे से समझिए। तो चलिए बाल विकास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। किसके अनुसार बताना है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको कैसे सुगम बनाते हैं। तो यह आपके सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, यह आपके सामाजिक संपर्क के द्वारा, या फिर संतुलन के द्वारा, या फिर पुरस्कार के द्वारा। तो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो यह हमेशा किसकी बात करते हैं? SCL की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? SCL की बात करते हैं। S का मतलब हो गया सोशल यानी कि सामाजिक, C का मतलब हो गया कल्चरल जो सांस्कृतिक है, और L का मतलब हो गया आपका लैंग्वेज भाषा की बात करते हैं। तो इनके यह 3 क्या हो जाते हैं? इनके यह 3 टूल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 टूल्स हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 यंत्र हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है कल्चरल टूल्स। ठीक, सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल बात सही है। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे संतुलन की बात यह नहीं करते हैं, पुरस्कार की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। लेव वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? SCL की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम के बारे में बताना है। अधिगम का मतलब होता है, क्या होता है? सीखना होता है। क्या होता है? अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया में संघों के युग्म द्वारा होता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। ऑप्शन 2 आता है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षक और छात्रों के द्वारा सहनिर्मित है। ऑप्शन 4 आता है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका क्या है? निष्क्रिय है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें कक्षा में अधिगम कैसे होता है? तो यहाँ पे शिक्षक और छात्रों के द्वारा सहनिर्मित होता है। किसके द्वारा होता है? शिक्षक और छात्रों के द्वारा यह निर्मित होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। युग्म द्वारा होता है, बिल्कुल बात गलत हो जाती है। पुरस्कार व दंड की बात बिल्कुल गलत है। भूमिका निष्क्रिय होती है, यह बात गलत है। शिक्षक और छात्रों का क्या होता है? यह सहनिर्मित होता है। यह यहाँ पे को कंस्ट्रक्टेड होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 आ जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो यह बताना है। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, किसके अनुसार है? तो यह आपकी जीन पियाजे के अनुसार है। किसके अनुसार है?
जीन पियाजे के अनुसार है और इन्होंने अपनी बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनको खोजा था। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की यह अवस्था होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो इसमें संज्ञानात्मक क्षमता कौन सी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है अमूर्त सोच की क्षमता होती है। ऑप्शन 2 आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। ऑप्शन 3 आता है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता होती है। ऑप्शन 4 आता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह आपकी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता हो जाती है। क्या हो जाती है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता होती है। कौन सी? आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। यह बात आपको बतानी है। यहाँ पे जो आपके हार्वर्ड गार्डनर हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, फिक्स है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो आपको हार्वर्ड गार्डनर को अच्छे से पढ़ करके जाना है। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार की बताया है। 8 प्रकार की इन्होंने क्या बताया है? 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह, लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता क्या कहलाती है। तो यह आपकी भाषाई बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, या फिर आपकी अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पे धारा प्रवाह की बात हो रही है, सोच को व्यक्त करने की बात हो रही है, और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता की बात हो रही है। तो यह आपकी कौन सी बुद्धि हो जाती है? यह आपकी भाषाई बुद्धि कहलाती है। आपको यहाँ पे दे रखा है कि लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता, यह आपकी भाषाई बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका, आपको बताना है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? इस लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। तो यह किस बात को दर्शा रहा है? तो यह आपका जेंडर प्रासंगिकता है, या फिर आपका यह जेंडर पक्षपात है, या जेंडर रूढ़िवादिता है, या जेंडर समता है। तो यहाँ पे 5 साल का बच्चा है राहुल, यह कह रहा है कि मैं गुड़िया से नहीं खेलता। किसी ने गिफ्ट दिया है उसको गुड़िया का, तो उसने बोला कि मैं गुड़िया से नहीं खेलता। तो यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। आपका यही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होके आता है। यह आपकी जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, आपको बताना है इसका आंसर कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, या फिर आपका ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षण अधिगम में दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। ऑप्शन 3 आता है कि सीधे निर्देश की विधि के द्वारा शिक्षण को करे। ऑप्शन 4 आता है आपका प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच में तुलना पर जोर दे। तो आपको बताना है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
2 हो जाता है कि शिक्षण अधिगम में दैनिक प्रक्रिया जहाँ पे दिख जाए आपको बिल्कुल बात आपकी सही हो जाती है। दैनिक प्रक्रिया के आकलन को क्या करना, शामिल करना, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे सीधे निर्देश देना, बिल्कुल बात गलत हो जाती है। बच्चों के बीच में हमें तुलना नहीं करनी है और केवल यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान नहीं देना, केवल आ जाए बिल्कुल गलत हो जाता है। और दैनिक प्रक्रिया के आकलन को शामिल करना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। आपको बताना है कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। बच्चों को यहाँ पे पूछा है कि बच्चों में जो समालोचनात्मक सोच होती है, क्रिएटिव सोच होती है, उसको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछकर। ऑप्शन 2 आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। ऑप्शन 3 आता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन 4 आता है कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। यह सिद्ध करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना, बिल्कुल बात सही है। ऐसे क्वेश्चन हमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, बच्चों की क्रिएटिव सोच को यह बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है। आपको बताना है एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो यहाँ पे अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार या छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यहाँ पे संयोजन करता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। जो स्कूल होता है वह छात्रों की ज़रूरत के अनुसार होता है। तो स्कूल और स्टूडेंट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। आपको बताना है कि वो छात्र जिन्हें खाली जगह है यानी डॉट है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यह आपका प्रमस्तकीय धातु होता है, गुणज वैकल्य होता है, पठन वैकल्य होता है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है यानी कि गतिमान दिव्यांगता होती है। तो यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है, तो पढ़ने से संबंधित आपका क्या होता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो यह आपका डिसलेक्सिया होता है, पठन वैकल्य होता है, पढ़ने से संबंधित यहाँ पे अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, या संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे बच्चों की जो समझ है उसको हमें क्या देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। बाकी के आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट के आपको सभी क्वेश्चंस को समझाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।